हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। देखिए, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करूँगा कैपिटल मार्केट के बारे में, जहाँ मैं आपको बताऊँगा इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर्स, राइट इशू एंड डिपॉजिट रिसीट्स के बारे में। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है। देखिए, एक ये लीगल डॉक्यूमेंट होता है हमारे पास, जो कि प्रूफ होता है कि आपने अपना पैसा कि थर्ड पर्सन को दिया है। कल को अगर वो थर्ड पर्सन आपका पैसा वापस करने से मना करता है तो उस लीगल डॉक्यूमेंट को आप कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस करके उस थर्ड पर्सन के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैपिटल मार्केट के बारे में। कैपिटल मार्केट क्या है? एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर डील करते हैं। वो इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? शेयर्स हो सकते हैं या फिर डिवेंचर्स भी हो सकते हैं, जो कि प्रूफ होता है कि आपने अपना पैसा किसी थर्ड पर्सन को दिया है। कैपिटल मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो 1 साल से ज़्यादा के लिए होती है, और यही डिफरेंस क्रिएट करती है मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बीच में। मनी मार्केट के अंदर जब भी पैसा का इन्वेस्टमेंट होता है तो वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, मतलब 1 साल से कम के लिए। लेकिन कैपिटल मार्केट के अंदर हम लंबे वक्त के लिए, मतलब 1 साल से ज़्यादा वक्त के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। कैपिटल मार्केट का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से काम करता है कि अगर आपके पास आइडल फंड्स पड़े हैं जिसको आप यूज़ नहीं कर रहे, आप उन पैसे को कुछ किसी ऐसे पर्सन को दो जो कि उसको प्रोडक्टिव यूज़ के अंदर ला सके। तो यहाँ पर एक है लैंडर और एक है बोरोवर। तो यहाँ पे बोरोवर क्या करेगा? वो आपसे पैसा लेगा, उसको यूज़ करेगा और उसके बदले में कुछ पैसा कमाएगा, और वो अपनी कमाई का थोड़ा सा हिस्सा किसको दे देगा? लैंडर को दे देगा। वो जो लैंडर को कमाई का हिस्सा मिलेगा वो उसकी क्या होगी? इनकम होगी, और हम उसको कहेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कैपिटल मार्केट में हमारे पास ये 5 इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं। हर इंस्ट्रूमेंट के फीचर्स अलग अलग हैं, तो आइए वन बाय वन बात करते हैं हर इंस्ट्रूमेंट के बारे में। शुरू करते हैं इक्विटी शेयर्स के साथ। देखिए, कंपनीज जो होती हैं वो इक्विटी शेयर्स को इशू करती हैं। जब भी कंपनीज को पैसे की ज़रूरत होती है तो मार्केट के अंदर वो एक डॉक्यूमेंट रिलीज़ करती हैं। आम पब्लिक उस डॉक्यूमेंट को खरीदती है और उसके बदले में कंपनी को पैसा देती है। इस तरह से कंपनी पैसा इकट्ठा करती है अपने बिजनेस को चलाने के लिए, और ये जो डॉक्यूमेंट है हम इसको इक्विटी शेयर्स बोलते हैं। अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, इसका मतलब आपको कंपनी के अंदर मालिकाना हक मिल गया। इक्विटी शेयर के फीचर्स क्या क्या हैं? सबसे पहले, जो इक्विटी शेयर होल्डर होता है उसको वोटिंग का राइट होता है। क्या मतलब है वोटिंग का और किसके लिए वो वोट करेगा? देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि कंपनी ने 2 लाख शेयर इशू किए और उन 2 लाख शेयर्स को मान लीजिए 50,000 लोगों ने खरीद लिया, किसी ने 50 लिए, किसी ने 100 लिए, इस तरह से 50,000 शेयर होल्डर हैं। अब क्वेश्चन निकल कर आता है कि सारे के सारे कंपनी के मालिक हो गए। अब क्या 50,000 लोग कंपनी को रन करेंगे? ये तो प्रैक्टिकल नहीं है सुनने के अंदर। तो ये 50,000 लोग क्या करेंगे? एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का सिलेक्शन करेंगे, जिसको हम कंपनी की मैनेजमेंट कहेंगे, और इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सिलेक्शन के लिए इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोट देना पड़ेगा। मतलब जो भी लोग डायरेक्टर की पोस्ट के लिए खड़े होंगे उनकी वोटिंग की जाएगी, और उनमें से कुछ लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा कंपनी को चलाने के लिए। तो वोटिंग का राइट किसके पास होता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास। दूसरा, यहाँ पर क्या होगा कि कंपनी अगर पहली बार मार्केट में शेयर इशू करती है तो उसको आईपीओ बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। कंपनी अगर फ्यूचर में फिर से पैसा मार्केट से रेस करना चाहती है तो उसको फिर से मार्केट में शेयर इशू करने पड़ेंगे, उसको हम एफपीओ कहते हैं, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। तो कंपनी अगर एफपीओ लेकर आएगी तो उसके ऊपर जो पहला राइट है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का होगा। तीसरा हमारे पास क्या है? राइट टू अर्न डिविडेंड। कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाएगी उस प्रॉफिट का थोड़ा सा हिस्सा वो शेयर होल्डर्स के अंदर भी बांटेगी, जिसको हम डिविडेंड के नाम से बुलाते हैं। और कल को कंपनी अगर बंद हो जाती है तो कंपनी की एसेट्स के ऊपर इक्विटी शेयर होल्डर का सबसे आखिरी क्लेम होगा। आखिरी क्लेम का मतलब यह है कि सबसे पहले कंपनी क्या करेगी? अपनी एसेट्स को बेचकर अपने कंपनी के क्रेडिटर्स को पेमेंट देगी। उसके बाद अगर कुछ बचेगा तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाएगा, और उसके बाद अगर कुछ बचेगा तो वो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। अब हम बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। देखिए, जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं हम इसको हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। हाइब्रिड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो कुछ प्रॉपर्टी तो इक्विटी शेयर से मिलती जुलती हैं और कुछ प्रॉपर्टी इसकी डिवेंचर से मिलती जुलती हैं। हम प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में जब बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये कॉमन स्टॉक के तो सीनियर है। कॉमन स्टॉक का मतलब इक्विटी शेयर के तो सीनियर है, लेकिन ये बॉन्ड्स या फिर डिवेंचर्स के जूनियर है। किस सेंस में? कि कल को अगर कंपनी बंद हो जाती है, कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, तो सबसे पहले कंपनी डिवेंचर होल्डर का पैसा वापस करेगी, उसके बाद वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा वापस करेगी, और लास्ट में वो इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा वापस करेगी।
तो अगर हम प्रेफरेंस शेयर को डिवेंचर से कंपेयर करें या बॉन्ड से कंपेयर करें तो बॉन्ड सीनियर हुए, और अगर इक्विटी शेयर से कंपेयर करें तो प्रेफरेंस शेयर सीनियर हुए। जब भी कंपनी डिविडेंड देती है तो डिविडेंड पे पहला राइट प्रेफरेंस शेयर होल्डर का होता है और उसके बाद दूसरा राइट इक्विटी शेयर होल्डर का होता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग का राइट नहीं मिलता। जैसे इक्विटी शेयर होल्डर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सिलेक्शन के लिए वोट देते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वोट नहीं दे सकते। जो भी प्रेफरेंस शेयर्स की टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, जिस डॉक्यूमेंट पे वो लिखी जाती हैं, उसको हम सर्टिफिकेट ऑफ डेजिग्नेशन के नाम से बुलाते हैं। हम जब प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते हैं तो उसके कई सारे टाइप्स हैं, तो वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव के बारे में। क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव क्या कहता है कि अगर आपके पास क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो उस केस में क्या होगा कि मान लीजिए कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ एक साल, तो कंपनी आपको डिविडेंड नहीं देगी। अगले साल भी प्रॉफिट नहीं हुआ तो आपको कंपनी ने फिर से डिविडेंड नहीं दिया। तो कंपनी के केस में अगर आपने क्यूमुलेटिव शेयर्स ले रखे हैं प्रेफरेंस शेयर्स, तो आपको डिविडेंड का एरियर भी मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम आपको पिछले 3 साल का एरियर ही मिल सकता है। अगर मैं ये कहूँ कि कंपनी ने 2015 से लेकर 2020 तक आपको डिविडेंड नहीं दिया और 2021 में कंपनी को प्रॉफिट हुआ और कंपनी डिविडेंड इशू कर रही है, तो कंपनी आपको 2021 में तो डिविडेंड देगी, इसके अलावा पिछले 3 साल का एरियर दे सकती है, 2020 का, 2019 का, 2018 का, मतलब 15, 16, 17 का आपको डिविडेंड का एरियर नहीं मिलेगा। नॉन क्यूमुलेटिव में क्या होता है कि बिल्कुल भी आपको एरियर मिलता ही नहीं। अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो कंपनी आपको उसी साल डिविडेंड देगी। अगर कंपनी ने आपको उस पर्टिकुलर ईयर में डिविडेंड नहीं दिया तो भूल जाइए, आपको वापस कभी भी नहीं मिलने वाला। दूसरा हमारे पास है पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग में वो क्या कहता है कि कल को कंपनी को एक प्रॉफिट हुआ तो कंपनी क्या करेगी, प्रॉफिट से पहले तो डिवेंचर का इंटरेस्ट पे करेगी। हालांकि वो तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको देना ही होता है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो। दूसरा क्या होगा, इंटरेस्ट देने के बाद वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देगी। उसके बाद जो पैसा बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देगी, और उसके बाद जो पैसा बच जाएगा उसमें फिर से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पार्टिसिपेट करने का राइट मिलेगा। इसका मतलब अगर आपके पास पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर हैं तो आपको दो तरह के बेनिफिट है। पहले तो आपको डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा, और बाकी सबका पेमेंट देने के बाद कंपनी के पास अगर कोई एक्स्ट्रा पैसा बच जाता है तो उसमें फिर से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पार्टिसिपेशन का मौका मिलेगा, मतलब उनको कंट्रीब्यूशन मिलेगा। लेकिन नॉन पार्टिसिपेटिंग में ऐसा नहीं होता, उसमें सिर्फ आपको जो आपका नॉर्मल डिविडेंड है वही दिया जाता है। रिडीमेबल और नॉन रिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब क्या होता है कि जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं कंपनी क्या करेगी, एक फिक्स मैच्योरिटी के बाद आपसे वापस ले लेगी। मतलब मान लीजिए आपने कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं तो कंपनी 10 साल या 15 साल जो भी मैच्योरिटी पीरियड होगा उस पीरियड के बाद आपको आपका पैसा रिटर्न कर देगी और आपसे शेयर्स ले लेगी। नॉन रिडीमेबल में क्या होगा कि मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता, एक बार कंपनी ने आपको शेयर्स दे दिए तो वो आपके हैं, कंपनी आपसे वापस नहीं लेंगे। अगर आपको उसको लिक्विडेट करना है तो आप स्टॉक मार्केट में जाके उसको किसी और को सेल कीजिए। कन्वर्टेबल है नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल में क्या होता है कि आप अपने प्रेफरेंस शेयर्स को कुछ फिक्स टाइम पीरियड के बाद इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन पहले से ही क्लियर होती हैं। नॉन कन्वर्टेबल में क्या होता है, आप प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर आपने प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया तो जो भी इक्विटी शेयर के फीचर्स हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे। जैसे वोटिंग का राइट आपको मिल जाएगा, और इक्विटी अगर मान लो कंपनी कल को एफपीओ लेकर आती है तो आपको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के तौर पे पहला राइट मिलेगा उनको खरीदने का। अब हम बात करते हैं डिवेंचर के बारे में। देखिए डिवेंचर क्या है, डिवेंचर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू कंपनी आपसे पैसा उधार पे लेती है। यही फ़र्क है शेयर्स और डिवेंचर में। शेयर्स के केस में क्या होता है, अगर आपको कंपनी ने शेयर इशू कर दिए तो आप कंपनी के मालिक बन गए, मतलब वो कंपनी की कैपिटल है। लेकिन अगर कंपनी आपसे डिवेंचर के थ्रू पैसा ले रही है तो आप कंपनी के मालिक नहीं बने, आप बने हैं कंपनी के क्रेडिटर। यहाँ आपने अपना पैसा कंपनी को उधार पे दिया है, कंपनी आपको एक डॉक्यूमेंट इशू करेगी अपनी स्टैंप लगा के, जिसको हम सील ऑफ द कंपनी के नाम से बुलाते हैं, जो कि प्रूफ होता है कि उन्होंने आपसे वाकई ही लोन लिया है। जो भी डिवेंचर्स होंगे उस पर एक रिडम्पशन का डेट होगा, मतलब एक टाइम पीरियड होगा जिसके बाद आपको कंपनी आपका पैसा वापस कर देगी, और आपको उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जितना टाइम उन्होंने आपका पैसा इस्तेमाल किया है आपको उसके लिए ब्याज दिया जाएगा, जिसको हम रेट ऑफ इंटरेस्ट या कूपन भी कहते हैं। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि जो डिवेंचर होल्डर होते हैं वो कंपनी के लिए क्रेडिटर होते हैं, मतलब कंपनी की लाइबिलिटी होते हैं। इसकी भी हमारे पास कई सारी कैटेगरीज हैं। हम बात करते हैं सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड।
सिक्योर्ड में क्या होगा, कंपनी अपनी कुछ एसेट्स को डिवेंचर्स की सिक्योरिटी के तौर पे रखेगी। कहने का मतलब यह है, कल को कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है तो जो एसेट्स डिवेंचर के सिक्योरिटी के लिए रखी गई हैं, उन एसेट्स का इस्तेमाल सिर्फ डिवेंचर होल्डर की पेमेंट के लिए ही किया जाएगा। एसेट्स बेची जाएंगी, जो पैसा मिलेगा और डिवेंचर होल्डर को पे कर दिया जाएगा। अनसिक्योर्ड में ऐसी कोई भी एसेट रिजर्व नहीं रखी जाती डिवेंचर होल्डर के लिए, मतलब यहाँ रिस्क का लेवल ज़्यादा होता है। स्पेसिफिक कूपन रेट और ज़ीरो कूपन रेट। स्पेसिफिक का मतलब यहाँ पर क्या है कूपन रेट का, कि डिवेंचर आपने कंपनी का खरीदे, कंपनी ने डॉक्यूमेंट पे लिख दिया कि आपको 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो आपको जब तक आपका पैसा कंपनी के पास उधार पे रहेगा आपको 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहेगा। ज़ीरो कूपन में क्या होगा, कंपनी आपको इंटरेस्ट नहीं देगी, कंपनी क्या करेगी, डिस्काउंट पे आपको डिवेंचर प्रोवाइड करेगी। किस सेंस में, कि मान लीजिए आपने कंपनी के 1 लाख के फेस वैल्यू के डिवेंचर खरीद लिए, कंपनी क्या करेगी, आपसे 90,000 रुपीज़ ले लेगी और सपोज़ 5 साल के लिए डिवेंचर इशू किए हैं, तो 5 साल के बाद आपको वापस करेगी 1 लाख। तो आपने तो कंपनी को 90,000 दिए, लेकिन कंपनी ने आपको वापस कितने दिए, 1 लाख। यहाँ पर फिर क्या हुआ, इंटरेस्ट तो नहीं दिया गया, लेकिन जो पैसा आपने कंपनी को दिया और कंपनी ने जो आपको वापस दिया उसमें 10,000 का डिफरेंस है, वो ये आपकी इनकम है। रिडीमेबल और नॉन रिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब क्या होता है कि अगर कंपनी आपसे डिवेंचर के थ्रू पैसा लेती है तो फिक्स टाइम पीरियड के बाद, मतलब मैच्योरिटी के टाइम पे डिवेंचर वापस लेके आपको आपका पैसा, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न कर देगी। नॉन रिडीमेबल में कंपनी एक बार आपको डिवेंचर इशू कर देगी तो वापस आपसे बायबैक नहीं करेगी। आप अगर अपने पैसे को वापस लेना चाहते हैं तो किसी थर्ड पर्सन को अपने डिवेंचर बेच दीजिए। अगर आप अपने डिवेंचर के थर्ड पर्सन को बेच देते हैं तो उस पर जो इंटरेस्ट का राइट है वो भी थर्ड पर्सन के पास ट्रांसफ़र हो जाएगा। कन्वर्टेबल है नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल में जो डिवेंचर होल्डर है उसके पास एक राइट होता है कि वो डिवेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकता है। जैसे ही आपके डिवेंचर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे आपको इंटरेस्ट मिलना बंद हो जाएगा, लेकिन इक्विटी शेयर के बेनिफिट आपको मिलेंगे, मतलब आपको डिविडेंड मिलेगा, आपको वोटिंग का राइट मिल जाएगा। नॉन कन्वर्टेबल के अंदर आप अपने डिवेंचर्स को कभी भी इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते। अब बात करते हैं राइट इशू के बारे में। देखिए, जैसा मैं आपको शुरू में बता रहा था कि एक होता है आईपीओ और एक होता है एफपीओ। अगर कंपनी पहली बार, मतलब फॉर्मेशन के बाद पहली बार मार्केट से पैसा रेज करती है तो हम उसको इनिशियल पब्लिक ऑफर के नाम से बुलाते हैं। लेकिन फ्यूचर में कंपनी को अगर ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है तो फिर से वो मार्केट में इशू लेकर आती है तो हम उसको एफपीओ के नाम से बुलाते हैं, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। और एफपीओ के ऊपर सबसे जो पहला राइट होता है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का होता है। अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एफपीओ के अंदर शेयर्स लेने का राइट मिले तो हम उसको राइट इशू के नाम से बुलाते हैं। देखिए, जैसा कि आप इसके नाम को पढ़ रहे हैं कि राइट है, राइट का मतलब आप पे धक्का नहीं है लेने का। अगर आपका मन करे तो आप शेयर्स खरीदिए, अगर आपका नहीं मन करता तो आप कंपनी के शेयर मत खरीदिए, ये आपकी चॉइस है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप किसी कंपनी के शेयर्स को अगर नहीं लेना चाहते तो आप किसी और का नाम रिकमेंड कर दीजिए, कंपनी आपके शेयर उस पर्सन को दे देंगे। अब राइट इशू में कितने शेयर खरीदने का आपको राइट मिलेगा, ये डिपेंड करता है कि आपके पास ऑलरेडी कितने शेयर्स पहले से अवेलेबल हैं। अब हम बात करते हैं डिपॉजिट रिसीट्स के बारे में। देखिए, डिपॉजिट रिसीट जो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कंपनी यूज़ करती है इंटरनेशनल मार्केट से पैसा लेने के लिए। अगर मान लीजिए कोई इंडियन कंपनी है, वो इंडिया के अलावा अमेरिका से पैसा ले रही है, तो अमेरिका में जो इंस्ट्रूमेंट वो इशू करेगी वो शेयर्स नहीं होंगे, हम उसको डिपॉजिटरी रिसीट के नाम से बुलाते हैं। अब डिपॉजिटरी रिसीट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एडीआर और जीडीआर, मतलब ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट और अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स। अगर कोई भी कंपनी अमेरिका से पैसा रेज करना चाहती है तो वहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट इशू होगा उसको हम कहेंगे एडीआर। लेकिन अमेरिका के अलावा किसी और कंट्री से अगर कोई भी कंपनी पैसा रेज करना चाहती है तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होगा जीडीएस, को हम ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स के नाम से बुलाएंगे। तो यही था मेरा टॉपिक, कैपिटल मार्केट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसकी नोटिफिकेशन जरूर मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।